नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना काल के बीच में चुनौतियां लगातार बरकरार हैं, चुनौतियां हर स्तर पर हैं और सरकार इससे निपटने के प्रयास अपने अपने स्तर पर कर रही है। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे हैं कि ट्रिपल टी के फॉर्मूले को अपनाते हुए लगातार प्रदेश सरकार इस पर नियंत्रण करने का बेहतर प्रयास कर रही है। लेकिन कोरोना काल के बीच में चूंकि चुनौतियों का जिक्र हो रहा है, तो ऐसे में हर एक चुनौतियां, हर एक संसाधन इस समय प्रभावित हैं और आज इसी पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ आप उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सबसे पहले तो सतीश महाना जी आपका इंडिया न्यूज में। सतीश महाना जी, सबसे पहले मैं ये थोड़ा जानना और समझना चाहता हूं, मैं आपके विभाग पर भी आऊंगा, उन चुनौतियों का भी मैं जिक्र जरूर करूंगा और निस्संदेह आप भी उस बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को। लेकिन सबसे पहले मैं कोविड से ही शुरुआत करना चाहता हूं। मौजूदा दौर में चूंकि ट्रिपल टी का जिक्र हो रहा है, मुख्यमंत्री के दौरों को हम लोग लगातार देख रहे हैं और वजह यह है कि जो केसेस हैं हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ उसके रिफ्लेक्शंस में अब कम होते हुए दिख रहे हैं। ट्रिपल टी का फॉर्मूला कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, चूंकि आप भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसको आप कैसे देख पा रहे हो? उस समय मौजूदा स्थिति उत्तर प्रदेश की कोरोना के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये पैंडेमिक इसकी सेकेंड वेव में हिंदुस्तान में बहुत तेजी से प्रभाव हो रहा है और इस तेजी में ये हॉस्पिटल्स में बेड उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, दवा उपलब्ध कराना और उससे संबंधित सारी स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना एक चैलेंज के रूप में। बड़े विश्वास के साथ इस बात को कह सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोज अपनी टीम के साथ बैठकर इसके ऊपर मॉनिटरिंग करी और हम किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर एक व्यक्ति भी ये नहीं रहता, उसकी जान चली जाती है तो बहुत दुखद है। उन परिस्थितियों में उससे जूझते हुए सब प्रकार की ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, पहले उस समय ये सेकेंड वेव शुरू हुई, लगभग 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में उपलब्ध थी और वो इसी टाइम के दौरान आवश्यकता और डिमांड को देखते हुए उसको इतनी तेजी के साथ बढ़ाया कि 1000 से ज्यादा मीट्रिक टन ऑक्सीजन आज उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। रेमडेसिविर मेडिसिन की पूरे देश में कमी थी, हम लोगों ने उसकी भी कमी नहीं होने दी, रेमडेसिविर मेडिसिन भी उपलब्ध कराई। बेड्स भी बढ़ाने के लिए उसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए, हॉस्पिटल्स में बेड्स बढ़ाए गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अधिकतर संख्या में उनको कोविड हॉस्पिटल में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया, उसमें से कोविड का इलाज शुरू किया गया जी। तो उस कठिन दौर में भी जिस संयम के साथ और जिस दृढ़ता के साथ इसका सामना करने का निर्णय लिया, उसके कारण आज उत्तर प्रदेश उस महामारी को कंट्रोल करने की स्थिति में, उस भयावह स्वरूप से बचने की स्थिति में, मैं इस बात को कह सकता हूँ कंट्रोल काफी हद तक कंट्रोल है, आगे भी उसको ठीक हो जाएगा। लेकिन उस भयावह स्थिति से, क्योंकि उत्तर प्रदेश लगभग 24 करोड़ जनसंख्या का प्रदेश है जी। अब वही बात मैंने कहा, किसी के साथ कोई कंपैरिजन इस मामले में नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, जिस समय हमने उसको एक अच्छे प्रबंधन के साथ ठीक करने का प्रयास किया, तो आज हम देखते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां आज भी 30,000 40,000 से ज्यादा केसेस हैं और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी होने के बाद एक समय जिस समय लगभग 36-38 हजार केसेस थे, आज लगभग 7,000 केसेस उत्तर प्रदेश में हैं। हम जल्दी ही अपनी व्यवस्थाओं के कारण ट्रेसिंग करके, ट्रैकिंग करके और ट्रीटमेंट करके हम उनको भी ठीक करेंगे और आगे भी हमारी व्यवस्थाएं ठीक तरीके से चलेंगी, ऐसा हम कर रहे हैं और इसको करके दिखाएंगे। सतीश जी, इससे पहले कि मैं आपके विभाग से जुड़ी हुई चुनौतियों का जिक्र करूं, उसमें आगे की आपकी प्लानिंग क्या है उस पर मैं चर्चा में आऊं, लेकिन उससे पहले ही चूंकि अब कोरोना का जिक्र हो रहा है तो उसी से जुड़ता हुआ सवाल, चूंकि ये भी आपके ही विभाग से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की कमी और इसको लेकर के बहुत सारी परिस्थितियां हम लोगों ने देखी विगत दिनों थी। अब आप चूंकि हम लोगों ने देखा कि औद्योगिक घरानों से भी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हुई, प्रदेश के अंदर मौजूदा दौर में इस समय क्या स्थिति है, खासतौर से अगर ऑक्सीजन के लिहाज से मैं समझना चाहूं और इसको और बेहतर करने के लिए आप लोगों ने अपने स्तर पर क्या प्रयास किए हैं, अगर थोड़ा इस विषय को और बता पाएं। जरूर बताऊंगा। इसमें आयुष जी, जो जैसे मैंने अभी कहा कि जिस समय ये दूसरा वेव शुरू हुआ उस समय लगभग 350 मीट्रिक टन हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध थी, उसको बढ़ाकर 1000 से ज्यादा किया गया। अभी पिछले दिनों ही पहली कोविड वेव के बाद ही जो आइनॉक्स कंपनी है, जिसने गाजियाबाद में अपना 50 मीट्रिक टन का जिनका प्लांट था, अभी सेकेंड वेव से लगभग 2-3 महीने पहले ही उसको 150 से बढ़ाकर 200 मीट्रिक टन प्रोडक्शन करने के लिए सरकार ने अनुमति दी थी। उसके स्वयं उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था जी। अभी हम ऑक्सीजन से संबंधित, उसके प्रोडक्शन से संबंधित, उसके ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, उसके रॉ मटेरियल से संबंधित
उसके लिए हम एक पॉलिसी लेकर आए हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एक पॉलिसी लेकर आया है जो एक बहुत अट्रैक्टिव पॉलिसी है, और लगभग 8 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने उसमें आवेदन कर दिया है। जी। हमारा प्रयास है कि अगले कुछ महीनों के अंतर्गत हम स्वयं सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। अगर इस प्रकार की कोई महामारी आती है, भगवान ना करे इस प्रकार की कोई महामारी आए, लेकिन अगर इस प्रकार की कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाए उसका प्रोडक्शन करने के लिए। हमने डिपार्टमेंट वाइज भी, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी जो ऑक्सीजन के जो टैंकर्स होते हैं उनको खरीदने करने के लिए भी हमने उसके लिए टेंडर, ग्लोबल टेंडर उसका फ्लोट किया है। पिछले दिनों में ही 16 तारीख को हमने उसको फ्लोट किया, उसकी इंटरनेशनल बिड्स भी आएंगी। उसमें जितने भी आवश्यक टैंकर्स को बनाने के लिए, क्योंकि ये एक स्पेशलाइजेशन के कारण बनते हैं, तो टैंकर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर लिक्विड ऑक्सीजन ले जाने के लिए वो भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे, उदाहरण के लिए मैं कानपुर के लिए कहना चाहता हूँ, लखनऊ के लिए कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, उन हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंतर्गत हमने ये प्रयास किया कि उनका अपना जनरेशन, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग जाए। अगर हॉस्पिटल में अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग जाएगा तो आगे इस प्रकार की किसी भी कठिनाई का सामना हम दृढ़तापूर्वक कर सकेंगे और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। साइमल्टेनियसली हमने हॉस्पिटल्स में बेड्स बढ़ाने की बात करी है। अभी परसों मेरी मुख्यमंत्री जी से मैंने उनसे निवेदन किया था, मेरे उनसे चर्चा करी है। हॉस्पिटल्स में जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जब पोस्ट कोविड का कोविड नेगेटिव आ जाता है तो पोस्ट कोविड बहुत सारी इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सामने आ रहे हैं। उन हॉस्पिटल्स के एक वार्ड पोस्ट कोविड के लिए भी आरक्षित कर दिया जाए कि पोस्ट कोविड मरीजों की भी वहां पर सही तरीके से उनकी चिंता हो सके। इस प्रकार की जो एक आशंका व्यक्त की जा रही है, मैं कहता हूं बहुत सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हों जो कोविड को बढ़ाने के संदर्भ में है, इसलिए मैं कहता हूं वो आशंकाएं निर्मूल साबित हों और ऐसा कुछ ना हो, ऐसी प्रार्थना भगवान से। लेकिन अगर उसमें भी सावधानी के लिए हर हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक वार्ड्स का सृजन करना, पीडियाट्रिक वार्ड्स के लिए पीडियाट्रिक से संबंधित जिस भी प्रकार के मेडिकल फैसिलिटीज देने की आवश्यकता है हम उसको पूरी तरीके से करना। थर्ड वेव अगर कोई आती है तो उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार होना, ऑक्सीजन से संबंधित, दवाओं से संबंधित, बेड की उपलब्धता से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हर तरफ सरकार का ध्यान है और हम उसको देखते हैं। सतीश जी, अब मैं आपके विभाग पर आता हूं। चूंकि चुनौतियां निस्संदेह शुरुआत में ही मैंने कहा कि बहुत बरकरार हैं, उन चुनौतियों को लगातार आप लोग देख रहे हैं और उससे निपट भी रहे हैं। लेकिन अगर आपके मैं विभाग की बात करना चाहूँ, खासतौर से जब इंडस्ट्रीज का या उद्योगों का जिक्र हो रहा है तो निस्संदेह वो भी प्रभावित हैं। अब इसको लेकर के रणनीति क्या है, क्या आप लोगों ने प्लानिंग की है, कैसे इसको और बेहतर आप लोग कर रहे हैं? इस समय की मौजूदा स्थिति को अगर आप बता पाएं और आगे का भविष्य का क्या आप लोगों का प्लान है, मैं थोड़ा सा ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ सतीश जी। कोरोना कर्फ्यू लागू करने का निर्णय प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, उसी समय साइमल्टेनियसली साथ ही साथ इस बात का भी निर्णय किया गया कि किसी भी प्रकार की कोई भी इंडस्ट्री है उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने रोका नहीं जाएगा। उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने के लिए उसके अगर लेबर्स की वहां पर आने की आवश्यकता है तो उनको पासेस दिए जाएंगे, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। फिर मैंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, मैं इससे पिछले 1 महीने में मैंने 3 बार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से और इंडस्ट्रीज के साथ सीधा इंटरेक्शन करके जूम के माध्यम से, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मैंने उनके साथ किया। पहले जिस दिन हम लोगों ने इसको लागू किया था कि ये कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ है, और कोरोना कर्फ्यू लागू होने के उसी दिन मैंने इंडस्ट्रीज के साथ मीटिंग करके उनको बताया था कि कोरोना कर्फ्यू इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। हाँ, बहुत सारी ऐसी सावधानियां जो इंडस्ट्रीज को बरतनी चाहिए। हमने कहा वहां पर वो हेल्प डेस्क खोलें। हेल्प डेस्क खोलने के लिए हमने इस बात को उन लोगों को निर्णय लिया। लगभग 18,000 से ज्यादा हेल्प डेस्क हमारे इंडस्ट्रीज के अंतर्गत खुल गए। 3.5 लाख से ज्यादा उसमें से उनके टेस्ट हो गए वहां पर जो लेबर्स काम करते हैं, जो स्टाफ काम करता है। तो इस प्रकार से हेल्प डेस्क के माध्यम से उनको इंडस्ट्रीज को बोला कि आपका ये सहयोग चाहिए। इंडस्ट्रीज को अपने एक समय, उसके बाद मैंने 1 हफ्ते के बाद दूसरी भी मीटिंग करी, वर्चुअल मीटिंग मैंने इंडस्ट्रीज मित्रों के साथ करी। तो उन्होंने बताया कुछ रॉ मटेरियल को लाने में या कुछ इंडस्ट्रीज के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको लाने में उनको कठिनाई हो रही है। तो उसके लिए भी हमने इस बात की व्यवस्था करी कि अगर इंडस्ट्री से संबंधित कोई पार्ट्स हैं इनको लाने में दिक्कत हो रही है तो इस प्रकार के जो इंडस्ट्रीज से संबंधित जो मार्केट्स हैं उनको भी हमने खोलने के लिए कुछ समय का निर्णय किया कि ताकि उसमें इस प्रकार की कठिनाई ना हो।
मैं एक बात यहाँ पर जरूर बताना जी चाहता हूँ जी कि कानपुर में कोई अच्छी बात है तो उसको भी सार्वजनिक रूप से इस बात को कहने में अच्छा लगता है, और कोई जी अच्छा काम करे तो उसका प्रशंसा अवश्य होनी चाहिए। जी जी। कानपुर में एक रिमझिम इस्पात वाले हैं, हम्म वो अपना स्टील का काम करते हैं, हम्म इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनाते थे। हम्म। लेकिन उसके साथ ही जैसे उनको पता चला तो उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को ठीक करके प्लांट, उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन के लिए उसको कन्वर्ट किया। और लगभग 1000 सिलेंडर वो रोज भरने का काम करते थे। जी उसी दरमियान जिस समय कठिनाई हुई तो मैं वहां पर उनके प्लांट में गया। मैंने उनको कहा कि आप इसका प्रोडक्शन और कैसे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा इसकी परमिशन नहीं मिलेगी। मैंने कहा परमिशन दिलाने का काम मैं करता हूँ, आप इस क्षमता इस योग्य हैं कि आप उसका प्रोडक्शन दोगे? उन्होंने कहा हम 2 दिन में उसका प्रोडक्शन डबल कर लेंगे, 1000 से 2000 सिलेंडर कर लेंगे। मैंने वहीं पर बैठकर मैंने कहा मैं यहाँ पर तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आपको परमिशन नहीं मिल जाएगी, और जब तक आप उस प्रोडक्शन को करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो उस कठिनाई को दूर नहीं कर लूंगा, तब तक मैं वहां से नहीं जाऊंगा। और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता होती है कि सरकार के द्वारा लगभग 5.5 घंटे में उनको परमिशन दे दी गई। जी 5.5 घंटे में परमिशन देने के साथ ही साथ उनका प्रोडक्शन अगले 48 घंटे में 2 गुना हो गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उन्होंने जो भी ये मैं यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, उन्होंने जो ऑक्सीजन दी वो 1 रुपए टोकन मनी के आधार के ऊपर एक सिलेंडर भर के दो, उन्होंने उसके पैसे नहीं दिए। कभी कभी ये बात होती है कि किसी इंडस्ट्रीज के हित के लिए ऐसा किया गया, तो इंडस्ट्रीज के हित के लिए नहीं किया गया था, समाज के हित के लिए किया गया था, कि जो वो समाज का हित उस प्रकार से वो चाहते थे उसके हित के लिए ये सारे के सारा निर्णय किया गया। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रीज को जो कठिनाइयां आ रही थी, चाहे लेबर से संबंधित या रॉ मटेरियल से संबंधित, हाँ अभी एक कठिनाई स्वाभाविक रूप से सामने है, क्योंकि इंडस्ट्रीज का जो भी प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन अल्टीमेटली आएगा कंज्यूमर तक। बिल्कुल। और इतनी बड़ी महामारी में जिस समय कंज्यूमर मार्केट में पूरी तरीके से नहीं खुला हुआ, कोरोना कर्फ्यू के कारण नहीं खुला हुआ, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो दिल्ली जैसे स्टेट्स हैं जो संपूर्ण लॉकडाउन में है, बहुत सारे, तो उसके कारण सप्लाई चेन के अंतर्गत थोड़ी जो कठिनाई है, मुझे लगता है कि जैसे ही जैसे हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेंगे वो भी नॉर्मल होगा और इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड इंडस्ट्रीज चलेंगी। बिल्कुल सतीश जी, निस्संदेह आपके सामने तो दोहरी चुनौती, एक तो आप जनप्रतिनिधि हैं, निश्चित तौर पर जनता का भी आपको ख्याल रखना है, लेकिन जिस मंत्रालय को आप संभाल रहे हैं उससे संबंधित विभाग और उसके बाद वो जो तमाम इंडस्ट्रीज या उद्योग, उनको भी आपको सुचारू रूप से चलाना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी आम जनता के साथ जुड़ा है और उससे भी लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने सेकंड फेज के अंदर या सेकंड वेव के अंदर क्या थी और उसको किस तरीके से आप लोगों ने डील किया, और अभी भी सबसे बड़ी चुनौती अगर मैं समझना चाहूं तो क्या बरकरार है और उसको कैसे आप लोग डील कर रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा इस विषय को और समझना चाहूंगा। मैंने इस बात के लिए आपसे रिक्वेस्ट करी है कि इंडस्ट्री को चलाने में किसी प्रकार की, हमने उनका फुल 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई करी। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी हैंड होल्डिंग कठिनाई अभी ये आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में पूरी तरीके से उनका लॉकडाउन है, और दिल्ली से क्योंकि जो हमारे बॉर्डर वाले शहर हैं, वो नोएडा से संबंधित हो गए, गाजियाबाद से संबंधित हो गए, तो उन स्थानों के ऊपर वहां से जो आदमियों का आवागमन होता है, चाहे इंडस्ट्रीज का आवागमन हो, चाहे उनके कर्मचारियों का आवागमन हो, चाहे उनके लेबर का आवागमन हो, वहां पर कोई जो कठिनाई आती है तो वो भी हमारे आधिकारिक स्तर के ऊपर बैठकर हम लोगों ने उसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया। फाइनली जो आपने कहा जो कठिनाई है, जो सबसे बड़ी कठिनाई है, कठिनाई यही है कि जब तक मार्केट नहीं खुल जाती, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होता है हर व्यक्ति के स्टॉक की एक लिमिट होती है, उस स्टॉक के अलावा फिर जब तक मार्केट में कंज्यूमर नहीं आएगा, इधर जो आवश्यक वस्तुएं थी उसके लिए पहले से छूट थी, आवश्यक वस्तुओं की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई, आवश्यक वस्तु हर व्यक्ति को मिलती रही। लेकिन उसके साथ साथ जो जीवन के अन्य उपयोगी वस्तुएं हैं, मुझे लगता है कि जैसे ही लॉकडाउन खुले, ये कोरोना कर्फ्यू से हम बाहर निकलेंगे तो वैसे वो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज की स्वाभाविक रूप से अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डिमांड्स रहती हैं कि उनका बिजली का उनका उपयोग उनका जितना हुआ तो वो बिजली में भी छूट मांगते हैं। उनके द्वारा एक मेरे को अभी एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन या व्यापारी मित्र मिल गए, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन तो नहीं लेकिन व्यापारी मित्र मिलकर मुझे गए, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है जिसको मैं उपयुक्त फोरम के ऊपर उठाऊंगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की, जैसे उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनकी किसी की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में तो उनको 10 लाख रुपए देने का प्रोविजन है। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर दुर्घटना में 10 लाख रुपया दिया जा सकता है तो कोविड भी अपने आप को एक दुर्घटना से बड़ी जिन ऐसे व्यापारियों की कोविड में नहीं रहे, जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिनकी डेथ होगी, तो उनके लिए उनका ये अभी एक मांग पत्र आया, तो उसको मैं मुख्यमंत्री जी के सामने और उपयुक्त फोरम के ऊपर उठाकर, तो मुझको लगता है कि इस बात में सरकार को एक पहल करनी चाहिए और इस प्रकार के जो व्यापारी हैं
जो कोविड के कारण जिनके मृत्यु हुई है और जिनके परिवार में आगे चलाने वाला कोई नहीं है या कुछ कठिनाई है आर्थिक दृष्टि से, तो उसको सरकार के द्वारा हैंड होल्डिंग जरूर की जाए, ऐसा मैं प्रयास करूँ। सतीश जी, निसंदेह चूंकि अब कोरोना वैश्विक महामारी है, पूरा विश्व इससे प्रभावित है, तो इससे कोई अछूता तो नहीं है। उद्योग धंधे भी निसंदेह इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनका इंपैक्ट है वो आप लगातार बता भी रहे हैं। लेकिन इसको उबारने के लिए, चूंकि आपने कहा कि जैसे जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ की ओर जाते जाएंगे या जब चीजें बैक टू नॉर्मल होंगी, तो क्या कुछ और आप लोगों की तरफ से प्लानिंग की गई है कि कम से कम वो इंडस्ट्रीज या वो उद्योग या तो जिन्होंने अभी शुरुआत की थी या जिनको बहुत ज्यादा इस समय नुकसान उठाना पड़ा, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण रहे हों, कोविड के दौरान अगर प्रभावित हुए हैं किसी भी वजह से, तो क्या उसको लेकर के भी भविष्य की कोई प्लानिंग आप लोगों की तरफ से की गई है या कोशिश करेंगे कि उनको बूस्टअप करने के लिए आप लोगों के स्तर से भी कुछ प्रयास हो ताकि उन इंडस्ट्रीज को या उन सबको सपोर्ट मिल सके? सतीश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। जिस समय फर्स्ट वेव हुई थी उस समय हमने इंडस्ट्रीज को बहुत महत्वपूर्ण हैंड होल्डिंग करी थी। हमने इंडस्ट्रीज के लिए इनका जो फिक्स सरचार्ज है वो हमने 1 महीने के लिए माफ किया था। उनका जो इंटरेस्ट है उस कोविड पीरियड के लिए हमने उसको वेवर किया था। उनके जो कंप्लीशन के जो निर्धारित समय था हमने उनको टाइम एक्सटेंशन भी दिया, टाइम एक्सटेंशन बिना एक्सटेंशन शुल्क लिए हुए दिया। इस प्रकार की जो जो मांग उनके द्वारा की गई थी हमने उसको एड्रेस किया था। लेकिन इस बार के काल में ये फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से बंद नहीं हुई, वो चलती रही, उनका काम भी चलता रहा। समय और परिस्थितियों के हिसाब से जो भी इश्यूज सामने आएंगे और जो लगता है कि रेलेवेंट इश्यूज हैं, सरकार को इसमें हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा उसके ऊपर विचार किया जाएगा। और एक देखिए, गवर्नमेंट जब हाँ है और विशेष रूप से जिसमें भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के संरक्षण में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, तो ये जन कल्याण के लिए है। किसी भी प्रकार की कोई भी सहयोग जहां पर लगता है यहाँ पर उनकी हैंड होल्डिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार का निर्णय इस प्रकार की मैं बहुत रिस्पेक्टफुली क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के इंटरव्यू उसमें नहीं हो सकते, वो क्योंकि कैबिनेट लेवल के ऊपर इस प्रकार के निर्णय होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उसके ऊपर विचार जरूर किया जाए। बिल्कुल। लेकिन सतीश जी, मुझे एक चीज और बताइए, चूंकि आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आपके क्षेत्र के बारे में भी मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कोविड के लिहाज से। इस समय मौजूदा दौर के अंदर ट्रिपल टी, और हम लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार जा रहे हैं, चूंकि वो दौरे भी लगातार कर रहे हैं और उन तमाम स्थितियों को वो जमीन पर भी देख रहे हैं। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कम से कम आप अपने क्षेत्र के हिसाब से क्या बता सकते हैं और कितना तैयार हैं? चूंकि अभी भी शुरुआत में भी आपने थर्ड वेव का जिक्र किया, हालांकि भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसके बाद की तैयारियां क्या हैं? आप अपने क्षेत्र के लिहाज से कितना बता सकते हैं कि माकूल तैयारियां, या कितना तैयार हैं कि कम से कम अब हम लोग पूरी तरह से इस मोड में हैं कि किसी तरह की कोई आशंका या कोई दुर्घटना या अनहोनी अब नहीं होगी और हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? आपके क्षेत्र के हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको और समझना चाहूंगा। सतीश, मैं कानपुर महानगर के एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि कानपुर महानगर में 7 विधानसभा शहर हैं जो शहरी क्षेत्र की हैं, जिसमें मेरी भी एक विधानसभा है। लेकिन ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मेरे क्षेत्र की चिंता करना मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उसको पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम मानता हूँ, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि जिस समय आप मॉरली किसी के साथ जुड़े हैं, इमोशनली किसी के साथ जुड़े हैं। मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों के साथ इमोशनली जुड़ा हूँ, मॉरली जुड़ा हूँ। पॉलिटिकल्स बहुत होगी, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते 30 साल हो गए। मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे बहुत प्यार स्नेह विश्वास दिया है, इसीलिए मेरा अब उनका अटैचमेंट पॉलिटिकल ना होके एक इमोशनल और एक मॉरल अटैचमेंट हो गया। मैं अभी आज ही मैं ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी CHCs हैं, PHCs हैं, उनका भ्रमण करके आया हूँ। वहां पर उनको किसी भी प्रकार की जो मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित है, मैंने सब कहा है कि मैं विधायक दीदी से उसको दे दूंगा। मैंने मेरे क्षेत्र के अंतर्गत काशीराम हॉस्पिटल है, मैंने काशीराम हॉस्पिटल के लिए उनको ऑक्सीजन के लिए लगभग 47 लाख रुपए की स्वीकृति दे चुका हूं। मैं लगभग 15 दिन पहले उनको स्वीकृति दे चुका हूं। वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, मेरे एक मित्र हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, CSR के माध्यम से उनको मैंने काशीराम हॉस्पिटल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए। बहुत सारी चीजें जो हॉस्पिटल के सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता थी, मैंने इस बात के लिए कहा हुआ कि मैं प्राथमिकता के आधार के ऊपर जो भी आवश्यक होगा, अगर किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट के किसी मद में उसके लिए फंड उपलब्ध नहीं होगा, तो मेरी लिमिट जितने विधायक निधि के माध्यम से मेरे को इस प्रकार के प्रपोजल्स प्राप्त होंगे। तो आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता केवल और केवल यही है कि मैं उसमें हॉस्पिटल्स के अंतर्गत जो भी डिमांड्स आती हैं, डिमांड के आधार पर, जैसे ऑक्सीजन है,
मैंने अभी कानपुर में जैसे GSBM मेडिकल कॉलेज है, जी। तो मेरे एक मित्र हैं, उनका एक बड़ी इंडस्ट्री से संबंध कराना चाहते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने वहां पर एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 1 करोड़ रुपया देने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी। तो वो GSBM मेडिकल कॉलेज को सीधा वो पेमेंट कर देंगे, जो भी CSR के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वहां पर अपना वो लगवा लेंगे। इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के नाते से मैंने कई ऐसी इंडस्ट्रीज को मैंने टेलीफोन किया है और उनसे रिक्वेस्ट करी है कि मेरे क्षेत्र के अंतर्गत और कानपुर महानगर में, क्योंकि मैं एक विधानसभा जरूर रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन कानपुर महानगर को मैं पूरा एक क्षेत्र मानता हूं, क्योंकि मैं लोकसभा इलेक्शन में लड़ चुका। पहले जो मेरा विधानसभा क्षेत्र छावनी था, तो उसके प्रति भी मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं 5 बार उस क्षेत्र से MLA था। डिलिमिटेशन होने के बाद मेरा महाराजपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, इसके प्रति भी मेरी जिम्मेवारी है। तो इस नाते से पूरे कानपुर महानगर के लिए इसके मेडिकल से संबंधित जो भी अपग्रेडेशन की आवश्यकताएं हैं, जैसे मैं ऑक्सीजन के लिए कह दूं, मैं इसको कहते हुए मेरे को संतोष होता है इस बात को कहते हुए कि मैं मॉनिटरिंग करता रहा जिला प्रशासन के साथ। मैंने रात को 12-12, 1-1 बजे तक सारी मीटिंगें करी हैं। कानपुर में ऑक्सीजन की कमी मैंने नहीं होने दी। ऑक्सीजन से किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। तो इस बात को कहते हुए मुझे संतोष है। बहुत सारे लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई हैं, अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई, जिसका बहुत दुख है, तकलीफ है, मन में वेदना है। तो एक भयावह मंजर था जो गुजर गया, ऐसा मंजर ना हो कभी, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। सतीश जी, निसंदेह आप देखिए, आपने मेडिकल को लेकर के और मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के बहुत सारे काम किए, और आपने चूंकि कहा कि आपकी पॉलिटिकल से ज्यादा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप इस वजह से भी क्षेत्र की जनता के साथ कनेक्ट हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं और आपसे पूछूंगा। मुझे ये बताएं, चूंकि वेलफेयर की बहुत सारी स्कीम्स हम लोग देख रहे हैं, चाहे सेंटर से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक सब चला रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब लॉकडाउन की वजह से या फिर जो भी समस्या उनके सामने आ रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो गए हों या अन्य कई कारणों से, उनको बहुत सारी चीज़ों का, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं या फिर इससे रिलेटेड जो भी उनको मदद पहुंच सकती है, क्या इसमें भी आप लोग अपनी तरफ से कुछ प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम इस महामारी के दौर में और बेहतर तरीके से उनकी सेवा कर सकें या उनको वो मदद पहुंचा सकें? अगर इस विषय को भी आप बता पाएं। निश्चित रूप से अभी कर रहे हैं। जैसे अभी देखिए, अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि रेडी पटरी वालों के लिए, नाई के लिए, मोची के लिए, कारपेंटर के लिए, ये जो लोग रोज कमा कर खाते थे, इन लोगों के लिए जो कठिनाई हुई, हमने निर्णय लिया कि हम 1000 रुपया हर महीने प्रति व्यक्ति के खाते में, जो इस प्रकार के हैं उनके खाते में देंगे। हम मैं खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति के खाते में वो पहुंच जाए। मैंने इस बात के लिए भी कहा कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, रजिस्टर्ड जो व्यापारी हैं तो उनको हर व्यक्ति को उसके लिए लगभग उनको सबके सारे मिले। इसके साथ ही साथ कम्युनिटी किचन चलाने का काम जो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, उनको सूखा राशन देने की बात हो रही है, और राशन ये अगले 3 महीने तक निःशुल्क राशन देने वितरण की व्यवस्था में, इसके ऊपर भी सारी की सारी खुद मैं अपने क्षेत्र की मॉनिटरिंग जो करता ही करता हूँ, लेकिन एक ओवरऑल भी मॉनिटरिंग मैं इस बात के लिए करता हूँ। चलिए सतीश जी, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हो और मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से अपने क्षेत्र की और अपने प्रदेश की जनता की सेवा करते रहें। बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।